नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण और संरक्षण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। हम अधिकतर देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कई बीमारियां लोगों को हो रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं और आखिर क्या ये डिसीज़ है, और इसके साथ ही किस तरह से हमें अवेयरनेस रहना है और जागरूकता फैलानी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से वो कदम हैं जो हमें उठाना है ताकि हम स्वस्थ रहें, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सर, जो कि CMHO भोपाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं वरुण दुबे जी, जो कि पर्यावरणविद हैं। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सभी को मेरा नमस्कार। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में आप ही से करूंगा कि पर्यावरण और संरक्षण, सबसे पहले तो हम आपसे इस विषय की गंभीरता ही समझेंगे कि आप किस तरह से इस विषय पर प्रकाश डालेंगे ताकि हम जागरूक हों, लोग जागरूक हों और इस दिशा में आगे आएं। सर जी। अगर हम देखें मोटे तौर पर तो जो पर्यावरण है, या जैसा आपने बताया जलवायु परिवर्तन, वो न सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को बल्कि सारे की सारी पशु पक्षियों को और वनस्पतियों को, सभी को किसी न किसी तरह से अफेक्ट करता है जी। अगर हम देखें मनुष्यों की बात, तो आपने देखा कि जो पोल्यूशन होता है उसके कारण से डिजीज़ेज़ हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपने अगर देखा, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, तो उसके कारण जो फेफड़े की बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारियां, उनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण देखें तो हमारे कानों से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिली हैं। इसके साथ में अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो इवन जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के राइपनिंग के, उनके पकने के समय में चेंज आया है, जिससे कि हम लोगों को जो खाद्य पदार्थ की उपलब्धता है, उस उपलब्धता में परिवर्तन पड़ा है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं, जैसे कि हमारे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और दूसरे इस तरह के चिकनगुनिया हो गया। इस तरह की जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस है, जो वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स की रहन सहन में भी इसके कारण परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन के कारण जो वो डिजीजेस हैं, जिन एरियाज़ में वो नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर भी ये पहुँचना शुरू हो गई हैं। जो पहले इसके मामले में सेफ माना जाता था, उसकी वहाँ पर भी ये पहुँचने लगी हैं। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर फर्क पड़ा है, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वनस्पतियों और जीव जंतुओं की स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई हैं, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही थी पहले, जिसको लाखों करोड़ों साल एक्सटिंक्ट होने में लगता था। आप देखेंगे कि जब से क्लाइमेट चेंज हुआ है, चाहे उसके कारण हम कई, जैसे अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, जो भी रहे हों, उसके कारण जो स्पीशीज़ हैं उनके एंडेंजर होने का या इवन उनके ख़त्म होने का खतरा पैदा हो गया है। जैसे एक अच्छा उदाहरण हम लोगों ने खुद ही देखा कि तेंदुए और जो चीते थे, वो चीते हिंदुस्तान से ख़त्म हो गए थे, वापस यहाँ पर लाए गए हैं। पर ऐसी दूसरी भी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर है। बिल्कुल सर, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जो चीता प्रोजेक्ट भारत में आया, वो बहुत ही, आपने एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण इसका दिया। अब मैं वरुण जी आपके पास आना चाहूँगा कि मुख्य रूप में शहरों में प्रदूषण जो होता है, वो उसके कारण क्या होते हैं, उस पर आप प्रकाश डालिए। अगर हम अर्बन एरियाज़ की, शहरों की बात करें, तो प्रदूषण के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं किस किस तरह के प्रदूषण शहरों में होते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण शहरों में सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से, हाँ, जिसकी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते रहते हैं सभी लोग। जल प्रदूषण होता है ना, जो हम देखते हैं कि हाँ, पानी की गुणवत्ता क्या है, किस तरह से हमें पानी मिल रहा है। और नॉइस पोल्यूशन की हम बात करते हैं कि शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है, या बहुत नॉइस पोल्यूशन बढ़ गया है। तो इस तरह के बहुत सारे पोल्यूशन शहरों में होते हैं। इसके अलावा मृदा प्रदूषण भी है, जो कि एक अहम भूमिका निभाता है हमारे पर्यावरण में। तो ये सारे प्रदूषण होते हैं। इन सभी प्रदूषणों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो हमारी दैनिक गतिविधियां इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रखती हैं। और शहरों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो निर्माण होता है, विध्वंस होता है बार बार, इससे बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर्स रिलीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो ऐसे बहुत सारे शहरों में कई कारण होते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं।
जी बिल्कुल सर, मैं अब आपसे समझना चाहूँगा कि जो वायु प्रदूषण हुआ या जो धुएं का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, क्या लोग गलती कर रहे हैं और इसके कितने गंभीर प्रभाव उनको झेलना पड़ेंगे, उस पर भी सर आप बताइए हमें। देखिए, अगर आप देखें, जो आपने स्पेसिफिक दो चीज़ें ली, जो फ्यूम्स या धुआं, तो उसको हम देखें तो उसको हम तीन मुख्य चीज़ों में बांट सकते हैं। पहला तो औद्योगिक उत्पादन, जहां पर अभी भी फॉसिल फ्यूल्स का अगर यूज़ हो रहा है, चाहे वो बात कोयले की हो, चाहे वो बात डीजल पेट्रोल की हो, जहां पर भी इनका उपयोग होगा, आप मान के चलिए कि निश्चित तौर पर वहाँ फ्यूम्स भी आएंगे, वहाँ जहरीली गैसेस भी आएंगे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट जो है वो लगातार आवश्यकता भी है। आवश्यकता के साथ आप देखेंगे कि लोगों में सैर सपाटे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, और उसके कारण जो इंडिविजुअल व्हीकल्स है वो कहीं ना कहीं नंबर्स उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर निर्भरता अगर हम प्रतिशत के तौर पर देखें तो प्रतिशत के तौर पर निश्चित रूप से कम हुई है। जहाँ से जैसे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, वैसे वैसे लोगों का रुझान इंडिविजुअल व्हीकल्स की तरफ होने लगा है। आपने देखा था कि एक ज़माना ऐसा भी था कि एक मोहल्ले में एक कार हुआ करती थी, अब एक परिवार में हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग कारें हैं। तो ये दो तो हम लोगों ने ये प्रमुख कारण कहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। और इसके अलावा तीसरी आपने देखी होगी, जिसके बारे में लगभग आजकल हर सीजन में हम बात करते हैं, दैट इज जो पराली वगैरह जलाई जाती है, जो खेतों के अवशेष रहते हैं, और वो दो तरह से नुकसान करते हैं। जहां एक तरफ वो जहरीली गैसें बढ़ाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ाते हैं, और वहीं जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले हमारे जीवाणु और दूसरे जैसे केचुए वगैरह हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इनका इफेक्ट देखें तो इफेक्ट भी अलग अलग तरह से पड़ रहा है। जैसे पर्टिकुलेट मैटर पड़ रहा है, उससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रही है। जो जहरीली गैसें हैं उससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस बन रही हैं। स्किन के जो रिएक्शंस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा इन तीनों से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके इफेक्ट किसी से छुपे हुए नहीं है। आप सब ये देखते हैं, अभी बीच में एक रिसर्च सामने आई थी जिससे ये पता लगा था कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री है वो कुछ किलोमीटर पीछे चली गई है। जहाँ से जल का प्रवाह शुरू होता था, जहाँ से हम उनका अपनी पवित्र नदियों का उद्गम मानते हैं, वो कहीं पीछे चला गया था। तो डायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ता ही है ह्यूमन हेल्थ में, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और वो इनडायरेक्ट इफेक्ट कई तरह से हो सकता है। जैसे अगर हम पराली जलाने की बात करें तो उससे अगर भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है वो भी कम होने लगेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ये हमारे ऊपर अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सर, आपने एक बात कही कि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि जब गर्मी आती है तो वो गर्मी इतनी आ जाती है कि खबरें आती है कि इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो क्या आप ये मानेंगे कि हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और इसीलिए ये गर्मी का प्रकोप भी हमें झेलना पड़ता है, जिससे कई तरह की बीमारी होती है, उल्टी दस्त होते हैं, घबराहट लोगों को होती है, और यंगस्टर में भी सर आजकल तो घबराहट की प्रॉब्लम्स आ गई है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और कल ही इसको साथ में लेकर हम लोगों ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। और जो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर और टेम्परेचर पर लगातार नज़र रखता है, उसने ये बताया है कि जो 2023 था वो अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। तो अगर हम फिर वापस जाएं कि आखिर इसमें कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, तो उस कंट्रीब्यूटर्स वही पुराने हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, और उस प्रोडक्टिविटी को आज भी हम फॉसिल फ्यूल्स पर ही बढ़ा रहे हैं। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं। जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं, चाहे वो विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी, पर अभी भी जो मुख्य रूप से उसको कंट्रीब्यूट करता है वो अभी भी फॉसिल फ्यूल है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम अपनी आवश्यकता के लिए जंगलों को खत्म कर रहे हैं। एक तरफ तो हम इमारती लकड़ी के लिए खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हम जंगलों को साफ करते चले जा रहे हैं। तो वो जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा
कारक है जिसके कारण से इस जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जैसा कि आपने अभी खुद ही उल्लेख किया, कुछ एरिया में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो कुछ एरिया में बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो कहीं पर आर्द्रता में चेंज हो रहा है, कहीं आर्द्रता बहुत कम हो गई है तो कहीं आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो चीज़ें अगर हम देखें जिसको कहते हैं बिन मौसम की बारिश या बिन मौसम की गर्मी या बिन मौसम की ठंड या एक्सट्रीम ऑफ कंडीशंस, जैसे आपने देखा कि अभी कश्मीर हमारा ये जो हिस्सा है वहाँ के लोग परेशान थे कि इस बार ठंड में वहाँ पे बर्फ नहीं गिरी, इस कारण से वहाँ टूरिज्म नहीं हो पाया। तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों के ही, हमने प्रकृति के प्रति अपने जो अपराध किए हैं वो प्रकृति हमें सजा दे रही है। और अगर हम प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे, प्रकृति को नहीं संवारेंगे, जैसे कि हमारे पर्यावरणविद हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया भी कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर हम उसके ऊपर अपराध, उसके ऊपर अति करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी सजा हमें निश्चित तौर पर भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल वरुण जी, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से वो कदम हैं जो हमें आज से ही उठाना चाहिए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी एक बात कही डिफॉरेस्टेशन की कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये भी हमारी डेली लाइफ से लिंक्ड है। जैसे कि मैं कहूँ कि डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीज़न क्या होगा, तो डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीज़न है आज की डेट में कृषि विस्तार ना, किस तरह से पिछले कुछ दशकों में कृषि विस्तार हुआ है और हमारे जंगल नष्ट किए गए हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो इतना कृषि विस्तार करने के बाद भी आज दुनिया में काफ़ी सारी जगह भुखमरी है। कारण ये कि हम वो जो कृषि कर रहे हैं हम डायरेक्ट मानव उपभोग के लिए नहीं कर रहे हैं। हम पहले वो अनाज उगाते हैं, उसको पशुओं को खिलाते हैं और फिर उन पशुओं से कई गुना कम भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे दूध और अनाज, हम दूध और मांस के लिए हम उन पशुओं को फीड करते हैं और उसके बाद दूध और मांस उनसे लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल कोट करूं कि पोल्ट्री फार्म में पैदा होने वाला और बड़ा होने वाला मुर्गा हमें 1 किलो मांस तब देता है जब हम उसे 3 से 4 किलो दाना खिलाते हैं। 1 किलो मांस से 4 व्यक्ति पेट भर सकते हैं, लेकिन वहीं पे 3 से 4 किलो अनाज से करीब 20 लोगों का पेट भरा जा सकता है। तो हम अत्यधिक कृषि कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दैनिक जीवन में हम अपने खाने का चुनाव सही तरीके से करें कि हम मांस खाना छोड़ दें या पशुओं से प्राप्त भोजन करना, दूध लेना छोड़ दें और इन पशुओं की आबादी कृत्रिम तरीके से ना बढ़ाएं तो हमें इन्हें खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब हमारे पास पर्याप्त भूमि होगी जिसके लिए हम अपने लिए अनाज उगा सकें और ऑर्गेनिक अनाज उगा सकें, इतनी भूमि होगी। ये होने से एक और पोल्यूशन होने से बच जाता है, जो कि हम बात करते हैं हमेशा वाटर बॉडीज पोल्यूट होने की। क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक केमिकल, मतलब रसायन यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल तो पोल्यूट हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है, जिससे हमारा जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। जब हम बात करते हैं किसी एक चीज़ की तो सभी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, जिसका प्रभाव ना कि सिर्फ मानव पे बल्कि पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। पशुओं को, पक्षियों को और जंगलों पे, मतलब पेड़ पौधों पे, सभी का इसका प्रभाव पड़ता है सभी पे। बिल्कुल सर, अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में हमें स्वस्थ भी रहना है और पर्यावरण को संरक्षण करने की दिशा में कदम भी उठाना है। ऐसे में सर आप किस तरह से समझाएंगे कि जो यूथ है, यंगस्टर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सर आजकल अगर हम थोड़ा भी घूमते हैं तो मौसम ऐसा होता है या हवा ऐसी होती है कि घबराहट हो जाती है, और यंगस्टर को भी सर ये हो रहा है। पहले ये प्रॉब्लम होती थी 60+ में, अब तो ये 30 साल का वो भी सर उसी तरह से घबराता है। तो ये इस तरह की सर जो बीमारियां हैं वो ये क्यों हो रही है सर? देखिए, जैसे हमने कहा, अभी बात की मिलकर कि एक्सट्रीम ऑफ कंडीशंस हम लोग झेल रहे हैं, यानी कि जैसे हीट, हम जानते हैं पहले भी गर्मी होती थी, पहले भी लू चला करती थी। असल में हमने एक वीसीएस साइकिल बना लिया है। आप देखें, हम थोड़ा सा ज़्यादा आराम तलब हो गए। आपको याद होगा आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो एयर कंडीशनर थे उनके नंबर बहुत कम थे। अब हम एयर कंडीशनर पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहाँ पर कम से कम एयर कंडीशन ना हो। बिल्कुल। और सर मेरा सवाल ये इसलिए भी देखा क्योंकि आने वाले समय में बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो वो आपकी सलाह सर बहुत काम के आएगी सर, इसलिए मैं ये आपसे सवाल किया। तो उदाहरण हम गर्मी का ही अगर लेके चले तो एयर कंडीशनर से एक तरह तो हम
आराम के आदी हो गए। दूसरी, एयर कंडीशनर का चलाना जी अपने आप में जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको बढ़ाता है। जी हम उसको एयर कंडीशन को चलाने के लिए एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसा मैंने अभी कहा, अभी भी हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक फॉसिल फ्यूल्स पर है, जो इनडायरेक्टली हमारे वातावरण को गर्म करती है। जी इसके साथ में अब चूंकि हम लोग आराम तलब हो गए हैं, तो जो हीट स्ट्रोक या जो लू पहले लगा करती थी उसके लिए भी हम पहले से ज़्यादा संवेदनशील हैं। जी दूसरी चीज़ ये है कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको याद होगा पुराने ज़माने में हमारे ही पेरेंट्स जब भी घर से निकलने को हम निकलते थे तो कहते थे जेब में प्याज डाल दो, सिर ढक के निकलना। अगर बहुत तेज़ धूप है तो सिर में गमछा बांध के निकला करते थे, गीला गमछा पहनते थे, जिनसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट हीट को कम करने में मदद मिलती थी। अब हम उसको भूल गए, हम जल्दी जल्दी में सीधे निकल जाते हैं और डायरेक्टली जो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर है उसको हम एक्सपोज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो जो और नुकसान करती है। कोल्ड ड्रिंक बेसिकली अगर हम देखें तो दो चीज़ें, पहली चीज़ तो हम डायरेक्टली हीट से जितना हो सके उतना बचें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने शरीर को हाइड्रेशन बना के रखना। आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर का जो मुख्य भाग है वो पानी से बना हुआ है, जल से बना हुआ है, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट का। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है तो आपको मालूम होगा मसल ट्विचिंग होने लगती है, आप जिसको कहते हैं बावठे आने लगते हैं। तो अगर हम देखें कि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पर लाएंगे, हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं। इवन आपने देखा होगा कि कभी कभी स्कूल में असेंबली में आपने भी देखा होगा कि बच्चे उसके कारण फेंट हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, और ये सब इसीलिए होता है कि वो एक्सट्रीम हीट को वो सहन नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं उनका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बिगड़ गया होता है। तो मैं दो ही चीज़ कहूँगा, पहली चीज़ तो डायरेक्ट तेज़ हीट से बने, अगर निकलना हो पुरानी जो चीज़ें हैं जो कही जा रही थी अभी भी वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है कि अगर हम तेज़ धूप में जा रहे हैं तो कैप लगा के चलें या सिर पे गमछा बांध के चलें या सिर पर गीला गमछा बांध के चलें, और जब भी लंबे समय तक धूप में रहना हो तो ज़रूर से जो वाटर है, पीने का पानी साथ में रखें, और उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप देखें तो बहुत सारे आजकल रेडी टू ड्रिंक हमारे पास ORS मिलने लगे हैं, और अगर नहीं भी है तो हम घर में बड़े आराम से एक चुटकी नमक और शक्कर से मिलाकर बना सकते हैं। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखें। और इसी तरह से जो दूसरे एक्सट्रीम्स हैं, अगर ठंड की एक्सट्रीम है तो निश्चित तौर पर हम अपने जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ है, जैसे हमारे हाथ पाँव हैं जहाँ पर तेज़ी से ठंड लगती है, सिर या चेहरा, उसको ढककर रखें जिससे कि डायरेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट हमें ना पड़ सके। बिल्कुल, और धुएं से होने वाले प्रदूषण से भी आप बच सकते हैं सर, अगर आप कवर करेंगे तो। बिल्कुल वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आने वाले में गर्मी आ रही है तो कौन कौन से वो जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, पौधारोपण एक बहुत अच्छा माध्यम है वायुमंडल को सही रखने का। जी। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उस तरह से हमें भरपाई तो करनी पड़ती है। लेकिन जब जंगल उजड़ते हैं तो उसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि हम पौधारोपण तो कर सकते हैं लेकिन जंगल नहीं बना सकते, वो सारी बायोडाइवर्सिटी वापस नहीं ला सकते जो हमने खो दी है ना। जब हम जंगल नष्ट करते हैं तो सिर्फ एक पेड़ नष्ट नहीं होता, उस पेड़ पे रहने वाले बहुत सारे आश्रित जीव जंतु भी नष्ट होते हैं, उसके आसपास की जो घास है, जो झाड़ियां हैं, वो सारी भी नष्ट होती है, जो कि बहुत सारी मात्रा में कार्बन को सोखे हुए है, वो सारा कार्बन पर्यावरण में रिलीज हो जाता है। तो पेड़ लगाना एक विकल्प हो सकता है, बट ये कोई समाधान नहीं है, सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। फिर भी हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी हम पौधारोपण की बात करें, पेड़ लगाएं तो वो हमारे नेटिव ट्रीज हों। कोई भी ऐसे हम पेड़ ना लगाएं जो कि बाहर की स्पेशीज हैं, अदरवाइज वो हमारे यहाँ के जो नेटिव स्पेशीज हैं उनको भी खत्म कर देती हैं। आप नाम बता दीजिए कौन कौन से लगा सकते हैं? जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा पास्ट में कि किस तरह से विलायती बबूल ने हमारे यहाँ के देसी बबूल को खत्म कर दिया, है ना, या लैंटाना ने हमारे यहाँ की बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं झाड़ियों की जिन्हें खत्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को हम लगाने से बचें। जो हमारे नीम, करंज, पीपल, इस तरह के पेड़ होते हैं जो हमारी नेटिव स्पेशीज़ हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करें। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हम फलदार वृक्ष लगाने पे भी ध्यान दें, क्योंकि मुझे ध्यान है, जैसे सर ने अभी बताया कि गर्मियाँ आ रही हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर चलना चाहिए। तो मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटा था
तो मैं जब घर से बाहर रहता था तो मेरे घर पे मम्मी पापा को कभी भी ये चिंता नहीं होती थी कि लड़का भूखा होगा, क्योंकि उस समय आसपास इतने ज़्यादा फलदार वृक्ष होते थे। मैं एक ट्राइबल क्षेत्र में रहता था, तो इतने फलदार वृक्ष होते थे कि हमें खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता था। हम जब चाहें तब किसी फल से कभी जाम तोड़ लिया और खा लिया, या कहीं पर हमें जामुन मिल गए तो हमने खा लिए। तो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा भी बनी रहती थी और हमारा पेट भी भरा रहता था। तो कोशिश करें कि हम अर्बन एरियाज में फलदार वृक्ष भी लगाएं, जिससे कि हम लोगों को भोजन भी मिलता रहे और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और जो वनीकरण की हम बात करते हैं, जंगलों की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी फलदार वृक्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब फलदार वृक्ष हुआ करते थे तो बहुत सारे जीव उन पे आश्रित थे। आज की डेट में आप बंदरों को देखेंगे तो बंदर सड़क पे आपको दिखाई देंगे, जब कोई गाड़ी निकलती है तो इस उम्मीद में होते हैं कि आप उन्हें भोजन देंगे, क्योंकि फलदार वृक्ष, उनके खाने के लिए जो पत्तियां, जो फल उन्हें मिलते थे, वो अब उनको जंगलों में भी नहीं मिल रहा है। तो हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए जब भी हम प्लांटेशन की बात करते हैं। बिल्कुल, और इस मौसम में तो सैतूस भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं सर। और ये सर आखिरी सवाल है मेरा आपका, इसमें आप क्या, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें स्वस्थ भी रहना है, इम्यूनिटी भी हम कोरोना काल में देख ही चुके हैं सर, कितनी हमें जीवित रखने के लिए इम्यूनिटी कितनी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो आप एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप संदेश देंगे कि हाँ, कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कैसे हम स्वस्थ रहें और पर्यावरण को संरक्षण दें? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को अगर रिवर्स ना करें तो रोकने के लिए हम कम से कम अपने छोटे छोटे एफर्ट्स तो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि हम अपने पुराने ट्रेडिशनल बल्ब्स को, जो आजकल एलईडी लैंप्स आ रहे हैं जो एनर्जी एफिशिएंट है और जो वार्म भी नहीं होते, गर्म भी नहीं होते, उनकी तरफ मोड़ें। हम अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स का लीस्ट उपयोग करें, पब्लिक उसका ज़्यादा यूज़ करें। और दूसरी चीज़ साइकिलिंग और रिसाइकलिंग, हम साइकिल चलाएं और ऐसे चीज़ों का यूज़ करें जो रिसाइकल हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ का काफ़ी सारा एनर्जी ऐसे चीज़ों को जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनको समाप्त करने में खर्च होती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको लगातार, इसके अलावा अगर हम अपनी गाड़ी से भी चलते हैं, आप देखेंगे जो टायर प्रेशर है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एनर्जी कंजम्पशन में और साथ में इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग में। एक और बहुत छोटी सी चीज़ है, धीरे धीरे हम गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं। अगर पानी गर्म करने के लिए भी हम करते हैं तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो ये सब हमारे जो है छोटी छोटी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पैकेजिंग जितना बढ़ता है, आप देखें जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया ऑनलाइन शॉपिंग का, उसके लिए जो पैकेजिंग की ज़रूरत है वो 2 से 3 गुने से लेकर 10 गुना तक रहती है। और अल्टीमेटली वो जो पैकेजिंग, चाहे वो बनाने का हो और बाद में उसको डिग्रेड करने का या रिसाइकल करना हो, उसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को कर सकती है। और जैसा अभी वरुण भाई ने बताया कि जितना हो सके अपने आसपास, और जैसा उन्होंने बताया कि रिलेवेंट प्लांट्स का हम लोग अगर प्लांटेशन करते रहेंगे, और जो उन्होंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो रिलेवेंट हो हमारी जलवायु के हिसाब से और प्लस हमारे आसपास के हिसाब से। तो ये जो छोटी छोटी 4-6 चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारे 130 करोड़ भाई बहन हैं, अगर उन्होंने प्रयास कर लिया तो मुझे कोई इसमें शंका नहीं लगती कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को एटलीस्ट रोक पाएंगे, अगर हम उसको रिवर्स ना कर पाए तो। जब भी हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए या पर्यावरण के लिए, तो एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज़ क्या कर रही हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, लेकिन हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। अगर हम देखें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें 7th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, तो 7th नंबर का पॉइंट कहता है, इट्स अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for all living creatures। तो अगर हम इसको समझें और अपनी ये फंडामेंटल ड्यूटी निभाएं, तो ये हम सभी जानते हैं कि क्या चीज़ पर्यावरण के हित में और क्या अनित में, फिर हम उचित कदम उठाएंगे। बिल्कुल, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम सभी को आगे आना होगा, क्योंकि कोई भी एक जब अभियान होता है उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित होती है, तभी वो सफल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला, और वरुण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, पर्यावरण संरक्षण के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।